हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी ही बात करते हैं। तो आज की इस क्लास में आप अपने चैप्टर नंबर 5, जो कि आपका साइंस का चैप्टर नंबर 5 है, उस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं उसके आप लगभग आधे क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके सेकंड पार्ट में हम लेकर आएंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जितने भी क्वेश्चन इस वाले पार्ट में रह जाएंगे वो दूसरे पार्ट में कंप्लीट करा जाएंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस क्लास में हम कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्या डाबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक नियम में पाए जाते हैं। हमें तुलना करके बताना है कि क्या डाबेराइनर त्रिक न्यूलैंड के अष्टक नियम में पाए जाते हैं। यदि आपने अभी तक थ्योरी को कंप्लीट नहीं किया है तो आप आई बटन पे ऊपर क्लिक करके या फिर प्लेलिस्ट हमारी ढूंढ के वहाँ से आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें ताकि सारे क्वेश्चन आप बेहतर कर सकें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि डाबेराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं क्या थी, मतलब उनकी लिमिटेशंस क्या थी, कि उनकी क्या क्या कमियां रह गई थी जिनकी वजह से इनका नियम फेल हो गया था। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं क्या थी, न्यूलैंड कहाँ पर फेल हुए थे ये आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग करके ये जो यौगिक लिखे हुए हैं इनका हमें ऑक्साइड का सूत्र लिखना है। उसके बाद गैलीलियम के अतिरिक्त अब तक कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में पहले से स्थान खाली रख दिया था, और हमें 2 उदाहरण बताने हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कौन सा मापदंड अपनाया था, मतलब उन्होंने क्या आधार मानकर अपनी सारणी को बनाया था। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। ये हमें बताना पड़ेगा कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। ये उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद लिखा है मैग्नीशियम की तरह अभिक्रिया दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। फिर लिखा है कि निम्न के नाम लिखिए। और ये देते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, पहेली बूझने वाले क्वेश्चन, इनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और ये इस तरीके से हम आपको बताएंगे कि चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ब्लू पेन से लिखा हुआ है कि 3 तत्वों के नाम लिखिए जिनके बाहरी कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। फिर इसी तरीके से दिया है जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो और 3 तत्व जिनका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा हो। इसके बाद पहले तो ये समझ लें कि क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, फिर बिल्कुल सारे करेंगे लगातार पढ़ते हुए। फिर लिखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं, मतलब परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक हमें सारे जितने भी तत्व हैं वो सारे पता होने चाहिए। फिर उनमें से कौन कौन सी धातुएं हैं इसका भी पता होना चाहिए। देखिए रटने को तो हर कोई रट सकता है, लेकिन जो हम इस क्लास में आज आपको पढ़ाएंगे वो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में हमेशा याद रखेंगे। इसलिए याद रखिए कि इस क्लास को बहुत अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है। उसके बाद लिखा है कि आवर्त सारणी में कौन से धातुएं हैं। उसके बाद लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इनके परमाणुओं में कोई समानता है, ये सब की बात करेंगे हम। उसके बाद लिखा है कि हीलियम अत्यंत अक्रियाशील है जबकि नियॉन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। क्या इनके परमाणुओं में कोई समानता है, और समानता है तो क्या समानता है, इन सारे क्वेश्चंस की बात हम करेंगे। तो बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपको बताना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगे। शुरुआत करें हम पहले क्वेश्चन के साथ, और पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि क्या डाबेराइनर त्रिक न्यूलैंड के अष्टक नियम में भी पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपका डाबेराइनर त्रिक का नियम जो था और साथ ही साथ जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था, ये दोनों अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो फिर आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए अष्टक नियम क्या होता है आपको पता था, ये एक गाने के ऊपर आधारित था। सा रे, उसके बाद गा मा पा धा और नी। देखिए ज़रा ध्यान से, और उसके बाद फिर से सा आ जाएगा। तो ये
जो नियम था उसमें अक्रिय गैसों का उपयोग उन्होंने नहीं किया था। तो ये शुरुआत करेंगे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन, हीलियम का उपयोग नहीं करना है, लिथियम, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद फिर से आपका फ्लोरीन आएगा, उसके बाद 10 नंबर पे नियॉन आता है जो कि नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि वो अक्रिय गैस होती है। उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद सिलिकॉन, फिर फास्फोरस और फिर सल्फ़र। उसके बाद सल्फ़र के बाद आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास 17 नंबर पे क्लोरीन आएगी। उसके बाद आर्गन नहीं लिखना है क्योंकि वो भी एक अक्रिय गैस होती है। आर्गन के बाद फिर कौन आता है? आपको पता है कि पोटेशियम और उसके बाद कैल्शियम। क्या इसके बाद भी आगे बढ़ना है? नहीं, क्योंकि ये जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था इसकी एक सीमा थी। क्या सीमा थी? कि सीमा इसकी ये थी कि ये कैल्शियम के बाद के तत्वों के लिए एकदम सत्य नहीं था, इसलिए न्यूलैंड का अष्टक नियम वहीं पर फेल हो गया था। उसके बाद अब हम इसमें अपने डाबे-राइनर त्रिक को ढूंढना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या मिलते हैं। तो आपको पता है कि डाबे-राइनर त्रिक जो थे, एक तो सबसे पहली बात लिथियम। लिथियम का अगर हम लोग परमाणु क्रमांक की बात करें तो होता है 3, और परमाणु भार की अगर बात करें तो आपको पता है कि लिथियम का परमाणु भार 7 होता है। उसके बाद सोडियम के परमाणु भार की अगर हम लोग बात करें तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है उसका परमाणु भार आपको पता है कि कितना होता है? आपको पता है कि 23 होता है, तो मतलब ये 23 हो गया। उसके बाद ये किसका भार है? आपको पता है कि ये लिथियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, सोडियम के बाद फिर किसकी बात करें? ये पोटेशियम हो गया। और ये पोटेशियम जरा ध्यान से देखिएगा इसको, ये पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसका 7, इसका जो है आपको पता है कि 11 होता है। पोटेशियम का आपको पता है कि कितना होता है? ये होता है हमारा 39। अगर इसका 39 होता है तो हम लोग उसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्होंने बताया था कि डाबे-राइनर ने कि यदि पहले और दूसरे वाले को हम लोग ऐड कर दें, मतलब पहले तत्व का परमाणु भार और जो हमारा तीसरा वाला परमाणु भार है उसको ऐड कर दें, और उसके बाद ऐड करने के बाद उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत सदैव बीच वाले तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ये सब पिछली क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। तो पहले और तीसरे का फिर हमने ऐड करके 2 से डिवाइड किया। अब जरा ध्यान से देखें तो इनको और इनको हम लोग ऐड करना शुरू करते हैं, तो हो गए 46/2। 46/2 हो गए 23। देखिए बीच वाला आ गया, तो इसका मतलब ये हमारे डाबे-राइनर त्रिक हो सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग अगर और एक त्रिक को ढूंढना शुरू करें तो ये वाला भी एक त्रिक है, इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये भी एक डाबे-राइनर का त्रिक था। उस समय इसकी लेकिन खोज नहीं हो पाई थी, उस समय इन्होंने 3 ही ढूंढे थे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे कि हाँ, डाबे-राइनर त्रिक न्यूलैंड के अष्टक नियम में पाए जाते हैं, और उसके बाद तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक उदाहरण आप यहाँ पर दे सकते हैं, वहीं से तुलना आपकी हो जाएगी। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन है कि डाबे-राइनर के वर्गीकरण की सीमाएँ क्या हैं। बस आपने ये पढ़ा ना, बस इसी का आंसर है। ऐसे ही हमको कैसे लिखना, ध्यान से देखिएगा। डाबे-राइनर जब थे वो वर्गीकरण कर रहे थे, तो उन्होंने उस समय तक जो है 56 तत्वों की, जो जितने तत्वों की खोज हो चुकी थी, सारे तत्वों को उन्होंने त्रिक के रूप में नहीं जो है बदल पाए थे वो। इस वजह से हम कह सकते हैं कि डाबे-राइनर का जो त्रिक नियम था वो वहीं पर फेल हुआ, क्योंकि वो सारे तत्वों का त्रिक नहीं बना पाए थे। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, डाबे-राइनर जो त्रिक नियम था उसकी एक सीमा थी कि वो सभी तत्वों के त्रिक नहीं बना पाए थे। तो इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इसके 3 नंबर वाले क्वेश्चन की, न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या सीमाएं हैं। आपको पता है न्यूलैंड का अष्टक नियम अभी मैंने बोर्ड पर लिखा, इसकी सबसे बड़ी सीमा तो ये थी कि ये जो है कैल्शियम के बाद लागू नहीं हो पाया था। इसका मतलब जितने तत्वों की खोज उस समय तक हो चुकी थी उसके लिए ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया था, इसलिए ये नियम जो है वहीं पर फेल हो चुका था। और उसके बाद उस समय जिस समय ये न्यूलैंड अपना अष्टक नियम बना रहे थे उस समय 56 एलिमेंट्स की जो है वो खोज हो चुकी थी, इसलिए लेकिन इनका नियम केवल 20 तत्वों के लिए ही सिद्ध हो पाया, इसलिए सबसे बड़ी सीमा इनकी ये थी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद फिर हम बात करें मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करके निम्न यौगिकों के ऑक्साइड का सूत्र लिखिए।
जो है हमारे पास पोटेशियम है, कार्बन है और एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है और बेरिलियम है। ये सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए इन सब का हम एक बार आपको नोट्स जब पढ़ा रहे थे, पूरा जब नोट्स की क्लास हो रही थी तो उस समय हम आपको पहले भी इनका सब कुछ आंसर बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं है तो हम बिल्कुल इसको बताएंगे और इनके ऑक्साइड के सूत्र हम लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए ज़रा, ये हो गया पोटेशियम, तो हमने पोटेशियम लिखा, उसके बाद फिर कार्बन लिखा है, फिर एल्युमिनियम है और उसके बाद आपको पता है कि सिलिकॉन है और उसके बाद बेरिलियम है। लेकिन इन्होंने कहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करके बताइए और उनके ऑक्साइडों का सूत्र। अगर हम आवर्त सारणी का उपयोग ना करें और बिना उपयोग किए हुए बताएं तो कैसे करेंगे, पहले उसको समझ लीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये नियम याद नहीं आएगा और उस समय आपको ये ट्रिक याद आएगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसकी वैलेंसी आपको पता है कि 1 होती है, इसकी आपको पता है कि 4, एल्युमिनियम की 3 और सिलिकॉन की आपको पता है 4 और इसकी होती है प्लस का 2। ठीक है, अब उसके बाद इनके ऑक्साइड का सूत्र लिखना है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे O-2, उसके बाद इसमें लिखेंगे O-2, यहाँ भी O-2, यहाँ भी O-2 और यहाँ भी O-2। अब इससे अगर हम लोग फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। K2 और क्या बनेगा, K2O बनेगा। इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम ऑक्साइड। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसको देखें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका मतलब यहाँ पे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और 2 वाला नीचे आएगा, मतलब CO2 बनेगा। ये 2 नीचे आया, ये 4 नीचे गया, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 वहीं से कैंसिल आउट। उसके बाद इसको देखो तो Al2O3 यहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। उसके बाद इसको देखें तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब इसमें भी बनेगा SiO2। इसको देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बना BaO। तो जो ये मेंडलीव थे, इन्होंने जब अपनी आवर्त सारणी दी थी तो इन्होंने कुछ अलग से सूत्रों पर आधारित एक अपना समीकरण भी दिया था। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इन्होंने कहा था तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण इनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कुछ नियम भी दिए थे। वो नियम क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इन्होंने कहा था कुछ मेन सूत्र दिए थे, जैसे इसके लिए इन्होंने दिया था कि R, उसके बाद 2O, इसके लिए इन्होंने दिया था RO2, फिर उसके बाद इसके लिए इन्होंने दिया था R2 और उसके बाद R2O3। इसको देखें तो इसके लिए दिया था RO2 दिया था और उसके बाद इसके लिए इन्होंने दिया था RO। अब देखिए ज़रा ध्यान से, इन्होंने कहा था कि अगर कोई यौगिक जो है वो कोई अगर तत्व जो है पहले समूह में स्थित होगा तो ये इसकी संयोजकता कितनी है, 1 है, मतलब ये पहले समूह का है, ये चौथे का है, ये तीसरे का है, ये अगर देखें तो फिर चौथे का है, ये दूसरे का है। पहले वाले के लिए ये सूत्र, चौथे के लिए ये सूत्र, तीसरे के लिए ये सूत्र और सिलिकॉन जो हमारा ये भी चौथे का है तो इसके लिए ये सूत्र, और बेरिलियम जो हमारा दूसरे समूह का है उसके लिए ये सूत्र। मतलब अलग अलग समूह के लिए ये कुछ सूत्र दिए थे इन्होंने। तो आप समझ गए होंगे कि अब इन सूत्रों को तो याद कर नहीं पाओगे आप एग्जाम में, इसलिए जैसे मैंने आपको बताया है कि इनके ऑक्साइडों का सूत्र कैसे लिखेंगे, आपको वैसे ही लिखना है। क्या लिखना है, जैसे मैंने ये बता दिया है उसके बाद ऐसे लिख देना है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई कि सूत्र कैसे आप लिखोगे, लेकिन मैंने आपको क्लियर ये भी बता दिया कि ये सब कैसे लिखा गया। इतनी बात आपको बेहतर समझ में आ गई होगी। इसके बाद कुछ और मज़ेदार क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर उन्होंने कहा कि गैलीलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। तो उन तत्वों में सबसे जो पहला तत्व है उसका नाम है स्कैंडियम और जर्मेनियम। क्या मैंने कहा, स्कैंडियम और उसके बाद जर्मेनियम। ये स्कैंडियम क्या होता है और जर्मेनियम क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जर्मेनियम, स्कैंडियम का जो हमारा संकेत होता है, सबको पता है कि स्कैंडियम का संकेत Sc होता है जिसका परमाणु क्रमांक 21, और जर्मेनियम का भी आपको पता है कि जर्मेनियम का G और E होता है। इतनी बात आपको क्लियर समझ आ गई। तो मैंने 2 सूत्र यहाँ पर इन्होंने पूछे थे कि 2 उदाहरण दीजिए, मैंने 2 उदाहरण आपको दे दिए। इन्होंने कहा था कि जो है
मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। मतलब कुछ ऐसे तत्व थे जिनकी भविष्यवाणी पहले से हो चुकी थी कि ये खोजे जाने हैं, इस वजह से इन्होंने खाली स्थान पहले से छोड़ दिया था। इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको अपने मन से अच्छे से लिखना है तो क्लास को समझने के बाद ही लिखें। तो ये हो गया हमारा स्कैंडियम और जर्मेनियम। उसके बाद मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कौन सा मापदंड अपनाया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हर वर्ष लगभग ये पूछा जाता है। इन्होंने कहा कि कौन सा मापदंड अपनाया था। तो आपको पता है कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में दी गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी का जो मापदंड था वो ये था कि हमारे तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार बोलोगे आप, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है आवर्ती फलन बढ़ता है। और उसके बाद फिर से रिपीट करके इन्होंने बताया कि जैसे इन्होंने क्या किया था, लेकिन इनकी सीमाएं भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत सारी कमियां थी, इसके लिए तो मोस्ले आए थे, उन्होंने दूसरी सारणी दे दी। उसके बाद देखिए, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? तो इसका अगर हम लोग आंसर देखें तो उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में इसलिए रखा गया था क्योंकि ये सारी की सारी अक्रिय होती थी। उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है? मतलब ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, और ये गैसें किसी से जब क्रिया नहीं करती हैं तो इनको ना अलग समूह में रखो, एकदम अलग स्थान दे दो। इतनी बात समझ में आ गई कि इनको अलग स्थान देने के पीछे बस एक ही रीज़न था। वो रीज़न ये था कि ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, इस वजह से इनको अलग रखा गया। और कहाँ रखा गया? लास्ट में जो आपको मैंने बताया भी था कि इनको जीरो समूह में रखा गया। मतलब इनका जो वर्ग था वो जीरो था, सबसे लास्ट में इनको स्थान दे दिया गया था। वो कौन कौन सी गैसें थी उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। आपको पता है कि हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, उसके बाद नियॉन जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18 होता है, फिर क्रिप्टॉन जिसका परमाणु क्रमांक 36 होता है। मैंने 4 लिख दिए हैं, और भी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, बहुत सारी हैं। तो बहुत सारी नहीं है, बस उतनी है। फिर इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से मैंने 4 लिख दी, बस इतना ही काफ़ी था। एक बार हट जाते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन, ये सारी के सारी उत्कृष्ट गैसें हैं। इनको इसलिए लास्ट में रखा गया। क्या उसके बारे में और थोड़ा सा डीप में जाके बताया जाए? बिल्कुल बताया जाए, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो पहले हम लोग लिखेंगे 2 और उसके बाद ये अष्टक भर गया। अब उसके बाद 2 और कॉमा क्या लिखोगे? 8, इनका भी अष्टक पूरी तरीके से भर गया। अगर इसकी बात करें तो इसमें पहले भरोगे आप 2, फिर उसके बाद 8 और उसके बाद फिर से 8, इनका भी अष्टक भर गया। इसकी बात करें तो पहले का अष्टक में आप 2 भरोगे, उसके बाद फिर आपको पता है कि आप 8 भरोगे, उसके बाद फिर से 8 भरोगे और उसके बाद फिर 18। देखिए ज़रा ध्यान से, ये इनका भी अष्टक पूरा है क्योंकि या तो लास्ट में 2 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए, या तो फिर 8 और या तो 18। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनका सभी का अष्टक पूर्ण रूप से भरा था। इस वजह से ये अक्रिय गैसें हुई क्योंकि इनकी संयोजकता 0 होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये इन्हें अलग स्थान देना उचित था। और किसने दिया था? मेंडलीफ की जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, मोज़ले द्वारा बनाई गई थी, उस आवर्त सारणी में ही इनको अलग से स्थान दिया गया था। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी का सबसे बड़ा दोष यही था कि उन्होंने इनको स्थान नहीं दिया था। बेचारी अक्रिय गैसें थी, बेचारी ये क्या करती, तो इस वजह से इन्होंने उसके साथ थोड़ा सा भेदभाव किया, स्थान नहीं दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि मोज़ले ने इनको स्थान दे दिया, कहा तुम लोग बेटा किनारे ही रहो, लेकिन रहो ज़रूर, स्थान में तुम्हें किनारे दे दूंगा, आराम से रहो, अक्रिय गैस हो, तुम किसी से क्रिया नहीं करोगी और बिल्कुल लास्ट में पड़ी रहोगी। इतनी बात हो गई। उसके बाद ज़रा ध्यान से देखें तो आपके अनुसार बिल्कुल क्लियर हो चुका है। फिर लिखा है मैग्नीशियम की तरह अभिक्रिया दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि एक तत्व का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि इस तरह से और कौन अभिक्रिया दिखाता है। तो ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर 4 लड़के हैं और उनमें से पहला वाला जो है उसके गुण कुछ हैं, तो इस तरीके से 3 लड़के और ढूंढ लो, आप समझ रहे हो बात को, और उनके भी गुण वही हो जाएं, तो इसका मतलब है कि वो उसके जैसे ही तो अभिक्रिया दिखाएंगे ना। समझ में आई बात? बस यही रीज़न है
तो मैग्नीशियम के बारे में पूरी जानकारी अगर आपको पता होगी तो आप और सारे अपने आप लिख लोगे। ज़रा मुझे बताओ कि आप कौन कौन से जो है सोच रहे हो कि कौन कौन से हो सकते हैं। मैं बताऊं, अगर मैग्नीशियम को ध्यान से देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, मतलब इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। और मोजले ने कहा था कि एक समूह में पाए जाने वाले सभी तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण लगभग भिन्न होते हैं, कहीं ना कहीं अपवाद जरूर होता है, लेकिन लगभग भिन्न कहा। अब ध्यान से देखना मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर हम लोग मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लें तो मेरा सारा काम वहीं से हो जाएगा। अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे? आप लिखोगे मैग्नीशियम और उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है 12 नंबर होता है, तो ये 2 हो गया। उसके बाद देखिए ज़रा ध्यान से, फिर 8 लिखोगे, फिर से 2 लिखोगे। इतनी बात क्लियर। अब इसके जैसे ही मुझे और ढूंढना है, तो ज़रा देखिएगा, मैंने ब्लैक पेन से इसको तो लिख दिया, ये क्वेश्चन में दिया था। इसके बाद अगर हम लोग इसके पहले वाला कोई एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, 2 लिखें और फिर उसके बाद 2 कर दें, क्योंकि अब आपको पता है कि बाहरी कोष में 2 रखना है। उसके बाद फिर हम 2 लिखें, फिर 8 लिखें, फिर 8 लिखें और फिर 2 कर दें। देखिए ज़रा बाहरी कोष में कितने हैं? 2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 18। जरा ध्यान से देखो, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पहली में 2, दूसरे में 8, पहली में 2, फिर 8 और फिर 8। समझ रहे हो? 2 8 8 18। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी बाहरी कक्षा में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए ये समान संयोजकता को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आखिर हैं कौन से ऐसे तत्व हैं। मुझसे पूछा गया है कि मैग्नीशियम की तरह क्रिया दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखो, तो इसको तो हम लोग करते किनारे, ये क्वेश्चन में दिया था। इनको जोड़ो, 2 8 10 10 और 8 18 2 20। 20 किसका होता है? कैल्शियम। तो उत्तर में आपका पहले आंसर क्या लिखोगे? कैल्शियम। उसके बाद एक और लिखा हुआ है, ऐसे लिख के करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और मैं बताऊंगा अभी कैसे। उसको जोड़ो, ये 4 हो गया। और 4 किसका होता है? आपको पता है, बेरिलियम का। हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नीशियम के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जिन तत्वों के, ऐसे लिखिएगा, जिन तत्व, मैं नोट्स नहीं देने वाला, छोड़ो, क्योंकि आप लोग फिर वहीं पे डिपेंड हो जाओगे। देखो, बेरिलियम के बाहरी कोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के बाहरी कोष में भी 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम के बाहरी कोष में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जिस प्रकार मैग्नीशियम के गुण होंगे ठीक उसी प्रकार कैल्शियम और बेरिलियम के भी गुण होंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहीं पे समाप्त हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्या लिखा है? निम्न के नाम लिखिए। 3 तत्व जिनके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 तत्व जिनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो और 3 तत्व जिनका बाहरी कोष पूर्ण रूप से भरा हो। तो क्वेश्चन क्या है? पहला लिखा है कि 3 तत्व जिनके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन हो। आपको पता है कि बाहरी कोष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पहले समूह का तत्व ही होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को। लिखा हुआ है कि पहले जो इसका बाहरी कोष है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो। अब बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है? देखिए, पहले कोष में 2, तो बाहरी कोष में 1 कहा है। बाहरी कोष में 1 का मतलब आप 1 से भी तो शुरुआत कर सकते हो। इन्होंने 3 पूछे हैं, बहुत सारे बता देंगे आपको। पहले बाहरी कोष में कितना? 1 होना चाहिए, 1 हमने बना दिया। उसके बाद देखो जरा, फिर हम लोग लिखते हैं 2, अगले में फिर 1 लिख देंगे, फिर 2, उसके बाद फिर 8 और फिर से 1 लिख दिया हमने। फिर देखो 2, उसके बाद फिर 8 और फिर से 1 लिख दिया हमने। और ऐसे बहुत सारे कर सकते हो। 3 पूछा, मैं 4 बता रहा हूँ। आपको पता है ये कौन है? 1 नंबर पे हाइड्रोजन होता है। 2 और 1 कितने हो गए? 3। 3 पे कौन होता है? लिथियम। देखो पहले ही बता रहे हैं, 1 से 20 तक आप लोगों को परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो याद कर लोगे ना तभी बेहतर समझ पाओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आपको हाई स्कूल की परीक्षा में बेहतर नंबर लाने हैं तो ज़्यादा नहीं, 1 से 20 तक ही आपको परमाणु भार और परमाणु क्रमांक याद करना है। ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। देखो उसके बाद क्या लिखा है? 10 और 1 11, और ये हो गया 11 पे कौन होता है? सोडियम। फिर 2 और 8 10, 10 8 18 और 1 19, कौन होता है? पोटेशियम। अब आपसे 3 पूछे गए थे, मैंने 1 3 नहीं 4 बता दिए, और भी कर सकते हो आप। देखो हाइड्रोजन, लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, फ्रांसियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है और रुबिडियम हो सकता है, बहुत सारे। हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद, देखो कितने सारे लिख डाले हमने, समझ रहे हो बात को। तो ये सारे हमने आपको बता दिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमें और लिखना है कि दो तत्व जिनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो। बढ़िया क्वेश्चन, जिनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो। शुरुआत करें तो आप हीलियम भी कर सकते हो, लेकिन छोड़ो वो नहीं बताएंगे। पहली कक्षा में 2, अगली कक्षा में 2 हो गए बाहरी कोष में 2। उसके बाद देखो पहली में 2, अगली में 8, फिर 2, देखो बाहरी में फिर से 2, फिर 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2, हो गए। समझ में आ गई बात। अब 2 और 2 कितने, 4, और 4 पे होता कौन है, बेरिलियम। फिर 2 और 2 4, 4 और 8 कितने हो गए, आपको पता है 4 और 8 हो गए 12, 12 में होता है मैग्नीशियम। फिर 2 और 2 4, 4 और उसके बाद ये 16 हो गए। जरा ध्यान से देखो इनको, 16 4 20, इसका मतलब कितने हो गए, कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत सारे हो सकते हैं। 3 पूछे 3 बता दिए, समझ गए बात को। और लिखना तो कैसे करोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे, फिर 18 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, जोड़ लो जो आया। तो इतना तो मुझे बताना नहीं है, बस 3 बताने हैं, समझ में आ गई बात। उसके बाद देखो 3 तत्व जिनका बाहरी कोष पूर्ण हो। तो बाहरी कोष अगर पूर्ण होने की बात कर रहा है, इसका मतलब बाहरी कोष में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो बाहरी कोष में 8 होने चाहिए, और या तो बाहरी कोष में 18 होने चाहिए। ध्यान से समझना। और आपको पता है कि बाहरी कोष उन्हीं का पूर्ण होता है, हूं मैं जग रहा हूं। हाँ, क्या कहते हैं कि जिनके बाहरी कोष पूर्ण रूप से भरे होंगे ना, वो हमारे क्या होंगे, आपको पता है कि अक्रियाशील का मतलब वो किसी से क्रिया नहीं करेंगे। आप लोगों को लगा कि मैं सो गया हूं, अरे ऐसा नहीं है, जग रहा हूं। देखो रात हो गई तो क्या हुआ, मिटाऊं ना। अब क्या कह रहे हैं कि बाहरी कोष में क्या हो, बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कहा है कि बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए, मतलब उनका बाहरी कोष पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। देखो जरा ध्यान से, 2 अगर देखें पहली कक्षा में 2 भर गया, फिर देखो 2 अगली कक्षा में 8 भर गया, फिर देखो 2 अगली कक्षा में 8, ये भी भर गया, लेकिन ये तो सेम हो गए ना, तो फिर से 8 कर दो, भर गया। फिर देखो 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, 3 पूछे थे ना, 4 लिख दिए। और करना चाहो और कर सकते हो। देखो इसका नाम हीलियम, परमाणु क्रमांक 2, 2 और 8 कितने, 10, 10 में कौन आता है, आपको पता है ना, आपको पता है कि नियॉन आता है। फिर उसके बाद 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 में कौन आता है, आर्गन। फिर उसके बाद 2 8 8 18 18 36, कौन आता है, क्रिप्टॉन। 3 पूछे थे, 4 बता दिए। समझ में आई बात। कैसे लिखना है, बाहरी कोष पूर्ण रूप से भरे होने का मतलब यह है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में फिर 8, फिर 18। देखो इसी तरीके से एक नियम और है, ऑफ बाउ का नियम आपको फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ने को मिलेगा। बहुत बढ़िया नियम है। केमिस्ट्री की शुरुआत समझ लो, हमको तो सबसे अच्छा लगता है। देखिए जरा ध्यान से, फिर आगे बात करें, फिर उसके बाद में बात की जाएगी। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं। पहले 10 तत्व आखिर होते कौन है, उनकी बात करूं। पहले में होता हाइड्रोजन, फिर आपको पता है कि हीलियम, फिर उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इनमें से इनको तो तुम पहले ही काट दो कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। वाई, ये क्यों नहीं हो सकते, ये इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि दिस इज द क्या नोबल गैस, ये नहीं हो सकते, ये अक्री गैस है, छोड़ो इनको। फिर उसके बाद देखो हाइड्रोजन, ये तो बेचारा क्या बताएं, इसको दल बदलो, इसको स्थान मिल ही नहीं पाया। कभी इनको 7वें ब्लॉक में रखते हैं, कभी इनको पहले में। तो ये तो मेंडलीव क्या मोजले भी नहीं सही कर पाए थे, उनको स्थान ही नहीं दे पाए थे। तो इसलिए क्या है, ये तो आपका धातु हो ही नहीं सकता, तो इसको हम करते हैं किनारे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें, ना ना ना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये एक प्रकार की जो है गैस हो गई। उसके बाद जरा देखें फ्लोरीन, बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद बोरान, हाँ, अगर इनकी बात करें तो आपको यहीं पे कंफ्यूजन होगी, क्या ये धातु है,
क्या कार्बन एक धातु है? क्या नाइट्रोजन एक धातु है? बिल्कुल नहीं है। जो हमारा बोरान होता है बिल्कुल ये धातु नहीं है, क्योंकि ये जो होता है इसके जो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कोश में इसके आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरान का नंबर होता है 5, 2 कॉमा कितना लिखोगे आप 3। ये बिल्कुल भी धातु नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारी ऐसे सारणी बनाई जाती है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे सारणी होती है, ऐसे बनी होती है, ठीक है। उसके बाद ऐसे, और ये कैसे मैं बना रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक, ऐसे बनी होती है। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम होती है, फिर लिथियम होता है, फिर बेरिलियम होता है। बोरान को यहाँ पे नंबर दिया था, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस तरफ है ना, इसको छोड़ो। फिर कार्बन बिल्कुल नहीं, इधर पाया जाता है। नाइट्रोजन ये भी उधर है, कुछ नहीं। बचा कौन? लिथियम बचा, बेरिलियम बचा। इसका मतलब परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक में आपको केवल 2 धातुएं ही मिली। एक लिथियम मिला, दूसरा बेरिलियम मिला। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार करके रखिएगा। उसके बाद अगर देखो ज़रा ध्यान से, इसको हम मिटाते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद लिखा है कि आधुनिक आवर्त लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इनके परमाणुओं में कोई समानता है? तो देखो, सबसे बात तो ये क्वेश्चन में ही सब कुछ सिखा दी है। क्या कहा है कि इनके परमाणुओं में कोई समानता है, उसको तो करो किनारे। ऊपर जो इन्होंने लाइन लिखी है ना, ये बिल्कुल आपको कुछ सिखा रही है। क्या सिखा रही है? कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये जो क्षार धातुएं होती है ना, ये ठंडे जल से क्रिया करके जो भी हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती हैं। इस बात को अपनी कॉपी में रेड लाइन के ऊपर लिख लेना कि जो हमारी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम होती है, ये ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और लिखा होता है कि इनमें से कौन ठंडे जल से अपक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, और उसमें आपका जो एग्जाम्पल होता है, जो आपका ऑप्शन दिया होता है, वो लिखा होता है आपका सोडियम। इसलिए आपको याद रखना है कि ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है वो अलग चीज़ है, क्वेश्चन में जो ऊपर कुछ लिखा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में भी बहुत कुछ सिखा देता है। फिर उसके बाद देखो, क्या इनके परमाणुओं में कोई समानता है? बिल्कुल समानता है। आपको पता है कि लिथियम, उसके बाद सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का 3 नंबर, सोडियम का 11, पोटेशियम को आपको पता ही है कि 19 होता है। तो अगर ध्यान से देखें तो बस आपको ये लिखना है कि इनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो 2, 8 और 1, और इसको देखें तो 2, 8 और इसके बाद 8 और 1। तो क्या करना है कि हाँ, इनके परमाणुओं में एक समानता है। परमाणु का मतलब इनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी प्रकार हीलियम अत्यंत अक्रियाशील है, और जबकि नियॉन की अक्रियाशीलता अत्यंत कम है। क्या इनके परमाणुओं में कोई समानता है? बिल्कुल समानता है। इनके परमाणुओं में भी क्या है? इनका अष्टक पूर्ण रूप से भरा होता है। यही इनके परमाणुओं की सबसे बड़ी समानता है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और उम्मीद है कि ये पूरी क्लास भी आपको बेहतर समझ में आ गई होगी। अब अगली क्लास में देखिए, ये क्वेश्चन जो मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं, और बुक में बीच बीच में क्वेश्चन जो दिए होते हैं वो ये सारे क्वेश्चन थे। और इन सारे क्वेश्चंस के बाद अगली क्लास में हम एक्सरसाइज में जो लास्ट में आपको क्वेश्चन दिए हैं उनकी भी बात करेंगे। तो अपनी इस क्लास को हम करेंगे यहीं पे समाप्त। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और उसके बाद फिर इस चैप्टर को हम कर देंगे समाप्त। तो चलिए फिर आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।